नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय अध्यक्ष। रुक लेते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों की ओर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार काशीपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने काशीपुर ग्रामीण में कई ग्रामीण योजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं नगर में निजी अस्पताल में भव्य शुभारंभ में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि सीएम धामी ने काशीपुर के ग्राम बरखेड़ी स्थित विभिन्न राजकीय विद्यालय के आधुनिकीकरण और नवीनीकरण कार्यक्रम में पहुंचते हुए लोकार्पण और स्थानीय कई योजनाओं को हरी झंडी दी। इसके साथ ही उन्होंने काशीपुर के रामनगर मार्ग स्थित प्राइवेट अस्पताल प्राइम हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी शामिल रहे। जहां आयोजित अभिनंदन समारोह में बोलते हुए सीएम धामी ने कहा कि मोदी जी का आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिससे संपूर्ण भारत और उत्तराखंड में फ्री स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। सात स्कूलों के रूपांतरण का कार्यक्रम किया गया है। ऐसे 500 विद्यालयों का रूपांतरण किया जा रहा है, जिनका कायाकल्प हो रहा है और एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। और ऐसे जितने भी लोग आगे आ रहे हैं, सभी को लोगों का हम धन्यवाद करते हैं कि वो आकर अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे लाइट वाले मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मंच पे आ जाएं। आएंगे उन सभी का हम स्वागत करेंगे। तो उत्तराखंड के काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय विद्यालय के आधुनिकीकरण और नवीनीकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम धामी ने लोकार्पण कर कई स्थानीय योजनाओं को हरी झंडी दिखाई। वहीं सीएम धामी ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सरकार आपकी सरकार है और कोई भी समाज में बड़ा काम होता है, कोई भी समाज में परिवर्तन होता है, कोई नया काम होता है या समाज में कोई बड़ा सुधार होता है, तो उस काम में समाज ने संकल्प लिया है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग प्राणों प्राण से काम करेंगे और जो भी संकल्प हमने लिए हैं उन सारे संकल्पों को पूरा करेंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे उद्यान के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में हम एक एक करके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हमने चुनाव से पहले एक संकल्प लिया था आप सबके सामने कि हम नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही उत्तराखंड के अंदर सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी संप्रदाय का हो, सबके लिए हम एक समान कानून लाएंगे। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर हम लागू करने वाला जो दशक है, 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि उत्तराखंड हर दृष्टि से आगे जाएगा, चाहे कोई क्षेत्र हो। और हमने भी ये संकल्प लिया है कि 2025 में जब हम 25 साल के होंगे, जब हमारा राज्य रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा। तो खबर ऋषिकेश से है, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में जन जागरण और पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि देश में केंद्र की मोदी सरकार 38 करोड़ मजदूरों का भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार मजदूरों को नई नई योजनाओं का लाभ देने का प्रयास कर रही है। इसी के तहत तहसील परिसर में श्रम विभाग उत्तराखंड की ओर से मजदूरों की योजनाओं का लाभ देने के लिए जन जागरण और पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों असंगठित मजदूरों को योजनाओं की जानकारी देकर लाभान्वित करने की कोशिश की गई। वहीं इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुनील बर्थवाल और कई स्थानीय अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। भारत सरकार की श्रमिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके लिए तो ईपीएफओ और ईएसआईसी पहले से ही काम कर रहा है और ईपीएफओ में लगभग 6.5 करोड़ और ईएसआईसी में 3.5 करोड़ आईपी और उनके आप समझिए कि 13 करोड़ उनके परिवार के सदस्य इन योजनाओं का फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन इस देश में लगभग 47 करोड़ मजदूर हैं। 47 करोड़ मजदूरों में से 38 करोड़ मजदूर असंगठित क्षेत्र के हैं। आज हमारा जो यहाँ आने का उद्देश्य था वो ये था कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उन तक भी जो सरकार की योजनाएं हैं, खासकर श्रमिकों के लिए और श्रमिकों को सुरक्षा देने के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए, उनको बेहतर उनका रोज़गार करने के लिए उन योजनाओं के बारे में भी बताया जाए।
तो जो पहली सबसे महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार की चल रही है वो है ई श्रम कार्ड की योजना, जिसमें कि जो भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, चाहे वो स्वरोजगार में हों, चाहे वो वेज वर्कर हों या अन्य हों, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। तो उत्तराखंड में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। इसको तो हैं उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सोमवार को सचिवालय में उत्तराखंड परिवार कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड और उरेडी की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने उद्योग और आमजन की समस्याओं को देखते हुए यूपीसीएल को कम से कम विद्युत कटौती करते हुए विद्युत आपूर्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्युत चोरी रोकने के साथ ही लाइन लॉस को लगातार कम करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने पेड़ों की लॉपिंग और यूपीसीएल और वन विभाग को संयुक्त रूप से कार्य करने के निर्देश दिए ताकि आंधी तूफान जैसी परिस्थितियों में विद्युत लाइनें न टूटें और विद्युत आपूर्ति बाधित न हो। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में सोर्स ऑफ एनर्जी बढ़ाई जाने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन और भारत सरकार के स्तर पर लंबित सभी मामलों को शीघ्रता से निस्तारित किया जाए। तो उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस संधू ने यूपीसीएल के अधिकारियों के साथ समीक्षा की और इस दौरान जिस तरीके से बरसात के मौसम में आंधी तूफान के चलने से विद्युत व्यवस्था प्रभावित होती है, उसी को लेकर तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की गई और उसी को लेकर तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। तो उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध और चार धाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन सुविधाएं बढ़ाने लगा है। बता दें कि चारधाम यात्रा मार्ग पर जाने के लिए जारी होने वाले ग्रीन कार्ड बनाने भी आरटीओ कार्यालय में शुरू हो गए हैं। चारधाम यात्रा में इस साल लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिसको लेकर ग्रीन कार्ड बनवाने में वाहन चालकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसकी व्यवस्था बेहतर तरीके से की गई है। आरटीओ कार्यालय में ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ग्रीन कार्ड जारी करने के लिए 4 काउंटर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि छोटी गाड़ी के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने के लिए शुल्क 400 रुपये और बड़े वाहनों का शुल्क 600 रुपये आरटीओ की ओर से निर्धारित किया गया है। आज से हमारे कार्यालय से ग्रीन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इसमें जो है जो भी आवेदक हैं, जो भी चारधाम यात्रा पर जाने वाले वाहन स्वामी हैं, वो ऑनलाइन इसका आवेदन करेंगे। ऑनलाइन उनकी फ़ीस कटेगी। छोटी गाड़ियों के लिए 400 फीस है और बड़े वाहनों के लिए 600 है। वो भी ऑनलाइन ही उसकी व्यवस्था है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी इंस्पेक्शन कराने आरटीओ ऑफिस संबंधित जिस भी कार्यालय में वो जाना चाहें उस कार्यालय में ले आएंगे और वहाँ आरआई द्वारा उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा। इंस्पेक्शन करने के बाद ग्रीन कार्ड इशू। आप देख सकते हैं हमारे कार्यालय में बैठने की सुविधा बना दी गई है और एसी रूम है, एसी कंपार्टमेंट है पूरा उसमें, और उसमें पानी की व्यवस्था। पानी वैसे हमारे पास कूलर लगा है, हमने चालू करा दिया उसको, और उसके बाद भी अगर किसी को पानी की ज़रूरत है तो वो कार्यालय उपलब्ध कराएगा। तीसरी बात सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे यहाँ आपकी गाड़ियाँ रुकनी ही नहीं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी आ रही। इसके अलावा भी 2 और चेक पोस्ट पे, नारसन और आसारोड़ी पर भी, इंट्रेंस पर ही। तो वहीं उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने कहा कि उत्तराखंड में हेली सेवाओं का संचालन नियमानुसार व्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है। आगामी चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के मानकों के अनुसार हेली सेवाओं का संचालन किया जाएगा। यूकाड़ा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनिका ने कहा कि केदारनाथ में सुरक्षा के सभी एहतियात उपाय किए जा रहे हैं। डीसीजीए की ओर से केदार घाटी में एक समय में 6 से अधिक हेलीकॉप्टरों को उड़ान भरने की अनुमति नहीं है, जिससे शटल की सख्त रोस्टिंग की जा सके। सुरक्षा उपाय के लिए सभी ऑपरेटर को पास से दोनों हेलीपैड में अपने कर्मचारी तैनात हैं। रेडियो के माध्यम से एक दूसरे के साथ और हेलीकॉप्टर के साथ संचार संपर्क में रहते हैं। मौसम संबंधित
किसी भी अपडेट नियमित आधार पर भेजा जाता है। सुरक्षा संयंत्र को बढ़ाने के लिए हेलीपैड पर विंड सॉक्स के माध्यम से विंड इंडिकेटर लगाए गए हैं। वहीं उत्तराखंड एसटीएफ ने गैंगस्टर यशपाल तोमर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर यशपाल तोमर ने 153 करोड़ 30 लाख की हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक के अवैध संपत्ति को कोर्ट के आदेश पर जब्त किया है। उसकी संपत्ति में कई लग्जरी वाहन शामिल हैं। स्टेट एसटीएफ इस गैंगस्टर की गैंग के बाकी सदस्यों के खिलाफ शिकंजा कसने में जुटी हुई है। कुर्क की गई संपत्ति में लग्जरी वाहन, बुलेट प्रूफ कार और अन्य सामान को जब्त करने के आदेश दिए गए थे। बता दें कि एसटीएफ उत्तराखंड की राज्य गठन उपरांत गैंगस्टर अधिनियम 1986 के अंतर्गत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर को कुर्क कर दिया गया है और इस मामले में कुख्यात गैंगस्टर यशपाल तोमर की अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए हरिद्वार मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत आदेश दिया गया था। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में प्रोविजन स्टोर की आड़ में ऑनलाइन आईपीएल मैच का सट्टा बाजार चलाया जा रहा था। दरअसल आरोपी ऑनलाइन सट्टा लगाने का धंधा कोविड महामारी के दौरान लगे पहले लॉकडाउन के समय में चलाता रहा था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बिजनेस बंद होने की वजह से उसने ऑनलाइन सट्टे का कारोबार शुरू किया। वहीं दुकानदार को एसओजी देहात की टीम को पुलिस ने सहयोग से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल और 27,000 रुपये बरामद किए गए हैं। आईपीएल सट्टे के संबंध में एसओजी कई दिनों से काम कर रही थी। कल उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि श्यामपुर क्षेत्र में चौहान प्रोविजन स्टोर का जो मालिक है वो अपने यहाँ इस प्रकार का सट्टा करा रहा है। इस सूचना पर मुखबिर को साथ लेकर के उनके द्वारा जब कार्रवाई की गई थाना पुलिस और एसओजी द्वारा, तो मौके से चौहान प्रोविजन स्टोर का मालिक सट्टा करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। जो सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स 11 के बीच जो मैच था उस पर सट्टा लगाया। उसके पास से मोबाइल बरामद हुआ और 27। तो वहीं उत्तराखंड के मसूरी में नेत्रहीन युवतियों के क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। पर्यटन गांव बंगलो की कांडी में यह अनोखा क्रिकेट आयोजन देखा गया। आपको बता दें कि इसमें हिमालयन साहसिक संस्थान कैंपटी में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आपदा परियोजना के अंतर्गत रुद्रप्रयाग जिले के 25 सदस्य और दिल्ली के नेत्रहीन युवतियों ने क्रिकेट मैच खेला, जिसमें नेत्रहीन युवतियों ने विशेष रूप से एक नया आयाम देखने को मिला है। युवतियों ने क्रिकेट मैच खेलकर हर व्यक्ति को यह जताया कि साहस और धैर्य के साथ व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। हाँ जी, तो हम पिछले साल से ही कोशिश कर रहे थे कि ऐसा ऑर्गेनाइज कर पाए, तो तब से मैं चाहता था कि ऐसा हो सके, बिकॉज मैं पहले उनसे मिला हुआ था और उनको देख के बहुत इंस्पिरेशनल लगा कि वो ऐसा खेल पा रहे थे और क्रिकेट के पैशन के लिए खेल रहे थे। तो मैंने भी उसके लिए काम किया। मिस्टर शैलेंद्र यादव जिनसे आपने बात की उनके साथ काम किया था ताकि हम ऑर्गेनाइज कर पाए, और उसके लिए मैंने फिर काम किया, प्रोग्राम का प्लान किया और फंडिंग के लिए बात की लोगों से और रेस किए ताकि ये हो सके। सर अभी तो हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि ये हमारे लिए एक अलग तरीके का मैच होगा। गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ हमने मिक्स होके खेला है बॉयज़ के साथ, पर कभी भी अलग से गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ नहीं खेला, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं और पूरे जोश में है मेरी टीम कि हम बॉयज़ को हराएंगे। देखिए ये लोग हमारे संपर्क में, जो यहाँ के जो दिल्ली के ब्लाइंड लोग हैं वो हमारे यहाँ से पहले एडवेंचर करके गए हैं और तब से ये लोग हमारे संपर्क में हैं। और जब इन्होंने सुना कि यहाँ पर क्रिकेट भी खेल सकते हैं, तो ये लोगों ने अपना एक प्लान बनाया कि हम एक लीडरशिप प्रोग्राम यहाँ करेंगे और साथ साथ क्रिकेट को भी खेलने का एक मौका हमको मिलेगा। उस उद्देश्य से ये लोग यहाँ पे आए हैं ताकि ये 2 दिन में अपने जो बाह्य शिक्षा है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, जिसमें कि चैलेंजिंग रॉक क्लाइंबिंग करना है, स्पोर्ट वॉल क्लाइंब करना है, रिवर क्रॉसिंग, वो सब तो कर ही रहे हैं। साथ में यहाँ पर ये जो ब्लाइंड लड़कियाँ हैं वो क्रिकेट को भी करना चाहती हैं, तो इसलिए वही यहाँ पर। तो अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते खबरों की, जहां पर उत्तराखंड के दिनेशपुर में मनोज सरकार स्टेडियम रुद्रपुर में नेशनल वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मनोज सरकार का बुलावा न होने पर दिनेशपुर क्षेत्र के तमाम खिलाड़ियों ने नाराजगी जाहिर की। इस दौरान दिनेशपुर खेल संघ के अध्यक्ष सरोज मंडल ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अर्जुन अवार्ड प्राप्त मनोज सरकार
को नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में न बुलाने पर बॉलीवुड फेडरेशन और प्रशासन के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मनोज सरकार से रुद्रपुर के स्टेडियम का नाम रखा गया है तो उन्हें ना बुलाना खिलाड़ियों का अपमान है। उत्तराखंड जो की आयोजक थी इस टूर्नामेंट की, और मिस्टेक है कि जिस व्यक्ति के नाम पे, जिस खिलाड़ी के नाम पे स्टेडियम का नामकरण हुआ हो जिला मुख्यालय में, और मेरे ख्याल से संभवतः उत्तराखंड में हल्द्वानी के बाद ये पहला स्टेडियम है जो बड़ा स्टेडियम है, और वो अर्जुन अवार्डी है। उसके बाद उसने अभी हाल ही में ओलंपिक में पदक जीता है भारत के लिए, और उसी शहर में रहता है, और उसको नेशनल लेवल के स्तर का गेम हो रहा हो जिसमें पूरे देश की सभी राज्यों की टीमें, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक की टीमें पुरुष और महिलाओं की प्रतिभाग कर रही हो, और वहाँ पे उस व्यक्ति को नहीं बुलाया जाना ये एक घोर अपमान है, उस व्यक्ति के प्रति, उस खिलाड़ी के प्रति असम्मान है। उत्तराखंड के गदरपुर के अमरपुरी गांव के जिला स्तरीय अंडर 40 क्रिकेट मैचों का समापन किया गया, जिसमें रुद्रपुर के एक प्राइवेट स्कूल की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस दौरान एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट भूपेंद्र सिंह ने बताया कि क्रिकेट मैचों का समापन हुआ है, जिसमें रुद्रपुर के एक प्राइवेट स्कूल की टीम विजयी रही है। साथ ही कहा कि क्षेत्र के सभी बच्चों से अपील करना चाहूँगा कि शिक्षा के साथ खेल पर भी ध्यान दें, जिससे कि स्वस्थ तन स्वस्थ मन के साथ ही खेलों के क्षेत्र में भी देश का नाम रोशन किया जा सके। वहीं क्रिकेट एसोसिएशन के जिला सचिव नूर आलम ने कहा कि इसमें कुछ खिलाड़ी जिला स्तरीय टीम के लिए चुने जाएंगे और लीगल मैच भी जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा करवाया जाएगा। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उधम सिंह नगर के द्वारा ये अंडर 14 की जिला प्रतियोगिता संपन्न कराया गया, जिसमें कि 8 टीमें प्रतिभाग की हैं, और ये नॉकआउट प्रतियोगिता थी जिसमें कि जो टीम हारती वो बाहर जाती है, और इन 8 में आज फाइनल मैच में हमने टीम ने जीत प्रदान की है। आगे हमारा प्लान है कि इसमें से जो भी बच्चे होंगे, जो टॉप के 20 बच्चे होंगे, उनका हम यहाँ पे कैंप कराएंगे और उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हम सीरीज़ खेलने के प्लान है, और बच्चों को हम अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे। मैं सभी बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में खेल भी बहुत ज़रूरी है, उसी के साथ आप जो है पढ़ाई का भी अपना ध्यान रखें, और संस्कार जो ज़िंदगी में जीने के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए वो भी ज़रूर सीखते रहें, और सच्चे मन से यदि आप जो प्रयत्न करोगे तो भगवान भी आपकी ज़रूर मदद करेगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आगे आप पढ़ाई के साथ साथ खेल जो कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है उसमें भी इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहेंगे। और आपकी जो है अंडर 14 टीम का जो मैच हुआ जिसमें टीम ने जीत हासिल करी है, तो जैसे हम किताबों में पढ़ते रहते हैं कि हारने का मतलब ये नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं सच्चे मन से कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो उसको नेक्स्ट टाइम आप पूरी करेंगे और जो बढ़िया से खेलते रहेंगे। तो है प्रदेश में फिर से कोरोना संक्रमित मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे के भीतर 4 जिलों में 8 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 13 मरीज ठीक हुए हैं। 21 मरीजों का इलाज चल रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को 1638 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देहरादून जिले में 4, हरिद्वार में 2, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी जिले में एक संक्रमित मिला है। कोरोना मरीजों की कोई मौत नहीं हुई है। 2 दिन के बाद प्रदेश में फिर से संक्रमित बढ़ने लगे हैं। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 92,235 हो गई है, जबकि 13 संक्रमितों ने संक्रमण को मात दी है। अब तक 88,725 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमितों की तुलना में अधिक ठीक होने से सक्रिय मामले लगातार कम हो रहे हैं। तो वहीं लक्सर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अचानक मालगाड़ी को रोका गया। मालगाड़ी रुकते ही आरपीएफ पुलिस के जवानों ने दौड़ लगा दी और आनन फानन में ट्रेन में डिब्बों के बीच कपलिंग पर बैठे व्यक्ति को नीचे उतारा। और आपको बता दें कि पूछताछ में व्यक्ति ने सही जानकारी नहीं बता दी। लक्सर फाटक केबिन से स्टेशन मास्टर को सूचना मिली थी कि सहारनपुर से मुरादाबाद की ओर आ रही मालगाड़ी के डिब्बों के बीचों बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है। स्टेशन मास्टर की सूचना में आनन फानन में आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेन को रुकवाया गया। ट्रेन रुकते ही ट्रेन के डिब्बों के बीच डिब्बे जोड़ने वाली कपलिंग पर बैठे व्यक्ति को तुरंत नीचे उतारा। क्या नाम है? विशाल। इस ट्रेन में कहाँ से बैठे आप? इकबालपुर। अच्छा, क्यों? पैसेंजर कोई ट्रेन नहीं मिली थी आपको, सवारी ट्रेन? अच्छा, तो आपने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और इसमें आप बैठ गए?
वहीं ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रवासी भास्कर काला ने एक कंपनी पर फर्जीवाड़े करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि कंपनी में फर्जी हस्ताक्षर और डिजिटल हस्ताक्षर से उन्हें फंसाया जा रहा है और उन्हें गलत तरीके से इस कंपनी में निदेशक दर्शाया जा रहा है। काला ने कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और फाइनेंस कंट्रोलर के जॉब पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों से अपने रोजगार के लिए विदेश में प्रवास कर रहे हैं। भास्कर ने आरोप लगाया है कि कंपनी के मालिक मुकेश और हितेश जोशी ने उसको फर्जी तरीके से इस कंपनी में निदेशक दिखाकर उनके नाम से धोखाधड़ी की है, जिसकी शिकायत उन्होंने डीआईजी पुलिस एसपी और मुख्यमंत्री से की है। काला ने मांग की है कि कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। डायरेक्टर बनाया है और डायरेक्टर का पता मुझे तब चला जब 2018 में मैं अपनी नाम की कोई कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा था जॉब के लिए और गूगल सर्च करी मैंने, तो गूगल सर्च करते हुए मुझे पता चला कि भास्कर नंद काला इन कंपनी में डायरेक्टर है। तो मुझे जब डायरेक्टर का पता चला तो मैंने रजिस्ट्रार और कंपनी को उसी वक्त लेटर लिखा और ईमेल भेजा, प्लस रजिस्टर पोस्ट से भी भेजा कि मैं कोई डायरेक्टर नहीं हूँ, मुझे मेरी जानकारी में कोई है नहीं, अगर ये मेरे ही नाम है और मैं ही डायरेक्टर हूँ तो इसको हटा दिया जाए। तो उत्तराखंड के देहरादून में विश्व लीवर दिवस पर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को लीवर से होने वाली बीमारियों में समय रहते हुए बचाव के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही डॉक्टर मयंक नौटियाल ने हाल ही में किए गए सफल ऑपरेशन के बारे में बताते हुए कहा कि हमारी टीम ने 36 वर्षीय महिला को लीवर सफल सर्जरी की है। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों को खाने पीने से जुड़ी जानकारियों के बारे में बताया गया, साथ ही लोग अपने लीवर को कैसे स्वस्थ रखें इसके बारे में जानकारी दी गई। बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, जो कि सिर्फ लिवर में पाई जाती है। ट्यूबरक्लोसिस फेफड़ों में बहुत आम तौर पे पाई जाती है, आंतों में बहुत आम तौर पे पाई जाती है, मगर सिर्फ लिवर की टीबी होना बहुत रेयर चीज़ होती है। तो एक तो उसको डायग्नोज करना, उसके एक निष्कर्ष पे पहुंचना कि वो कौन सी बीमारी है, एक वो बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था उसका। दूसरा चैलेंजिंग पार्ट था कि उसका ऑपरेशन करना। लिवर का ऑपरेशन वैसे भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि एक लिवर में बहुत ज़्यादा खून बहने की चांसेस रहती हैं हमेशा। दूसरा, लिवर में ऊपर से हमको देख करके पता नहीं चलता है कि दायां हिस्सा कौन सा है, बायां हिस्सा कौन सा है, हमको कहाँ पे जाकर के कट करना है। जैसे जैसे ऑपरेशन प्रोसीड करता है वैसे वैसे एक हमारा रास्ता बनता चला जाता है। तो उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना है। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।